हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्य प्रकाश सिंह, अवकाश प्राप्त प्राचार्य, अपने 42 वर्षों के अध्यापन के अनुभव में आपको हिंदी विषय में हुई कठिनाइयों से किंचित अवगत होते हुए उस भ्रमात्मक स्थिति को दूर करने के लिए मैं समग्र हिंदी के इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। आपके लिए यह भी जानना आवश्यक है कि जो आप पढ़ने जा रहे हैं वह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे IAS, PCS, नेट, JRF के साथ 11वीं 12वीं की कक्षा के छात्र और BA अर्थात स्नातक और MA अर्थात स्नातकोत्तर के छात्रों के लिए बहुत लाभकारी और उपयोगी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आर्यों का आगमन भारतवर्ष में, उत्तर भारत में चारों ओर फैल गया और उनके द्वारा प्रणीत सृजित साहित्य का अध्ययन करते हुए हम भाषागत अध्ययन करते हैं, क्योंकि आज भाषा हमें साहित्य के माध्यम से ही तो उपलब्ध होती है। समस्त हिंदी तक आते आते समस्त भाषा को हम 3 वर्गों में विभाजित करते हैं, 3 श्रेणियों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला प्राचीन आर्य भाषा काल, इसको वैदिक काल भी कहते हैं। दूसरा मध्यकालीन आर्य भाषा काल और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा काल। हम सबसे पहले प्रथम आर्य भाषा काल अर्थात वैदिक काल के विषय में बताते हैं। इसका समय 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक माना गया है। इसमें सृजित साहित्य ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद मानते हैं। इसका नाम वैदिक काल इसलिए पड़ा क्योंकि वेदों की रचना इसी काल में हुई है। दूसरा तथ्य आपको बताना है कि ऋग्वेद न केवल भारत का वरन विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, जिसके अंतर्गत मानव जीवन के रहन सहन, उसके कार्य पद्धति आदि का प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति से जुड़कर विचार किया गया। एक तथ्य और, ऋग्वेद प्रारंभ में श्रुति परंपरा अर्थात शिष्यगण सुनकर अपने गुरुओं से याद कर लिया करते थे, परंतु यह लगभग 5000 साल पहले की बात होगी। परंतु जब यह देखा गया कि याद करके और फिर बोलने में कठिनाई होने लगी और उसमें त्रुटियां आने लगी, तब इसका लेखन लगभग 1500 ईस्वी पूर्व में किया गया। अब हम दूसरा भाग मध्यकालीन आर्य भाषा पर आते हैं। इसका समय 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें 4 प्रकार की भाषाओं का उल्लेख हुआ है। 4 प्रकार की भाषाएं मिलती हैं। सबसे पहले लौकिक संस्कृत अर्थात जो वैदिक संस्कृत भाषा थी उसी का दूसरा रूप या यूँ कहें कि सरलीकरण रूप लौकिक संस्कृत के साहित्य में उपलब्ध होता है। ऐसे साहित्य में वाल्मीकि कृत रामायण, व्यासकृत
महाभारत, कालिदास, भारवी, मांग, बाणभट्ट आदि की रचनाएं तथा अनेक विद्वानों की रचनाएं, सब कुछ इसी लौकिक संस्कृत भाषा में होता था। यह एक समर्थ भाषा थी। इसका व्याकरण पाणिनि ने किया है, जिसके आधार पर आज भी संस्कृत की संरचना होती है। यहीं पर एक तथ्य और आपको बता दें, उसी व्याकरण का आधार लेकर हिंदी के व्याकरण की भी रचना हुई है। दूसरा तथ्य, पाली रचनाएं। पाली भाषा दूसरी भाषा मिलती है जिसमें बौद्ध धर्म की समस्त किताबें, समस्त पुस्तकें, समस्त उपदेश प्राप्त होते हैं। कथन का तात्पर्य है कि बौद्ध धर्म के उदय के साथ साथ पाली भाषा उदित हुई। पाली भाषा तत्कालीन जन समुदाय में अर्थात साधारण जनों में बोली जाती थी। तात्पर्य, विद्वानों से अलग साधारण जनता जो होती थी वो पाली भाषा में ही समझती थी, इसमें ही वह साहित्य को भी पढ़ सकती थी। इसको जानकर, समझकर बौद्धों ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। उसके उपरांत प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा, यह भाषा भी तत्कालीन जो जनसाधारण लोग थे, जन सामान्य लोग थे, वही बोलते थे। यह साहित्यिक भाषा नहीं थी, किंतु कालिदास के नाटकों में जो अनपढ़ पात्र होते थे, जो पढ़े लिखे पात्र नहीं होते थे, उनकी भाषा प्राकृत होती थी। यद्यपि इसमें कोई महत्वपूर्ण साहित्य नहीं मिलता है, तथापि नाटकों में प्रयुक्त होने के कारण जन सामान्य की भाषा प्राकृत मानी जाती है। इसका 5 भागों में विकास हुआ। शौरसेनी प्राकृत अर्थात मथुरा, जो सूरसेन प्रदेश था, उसके आसपास बोली जाने वाली भाषा। पैशाचिक प्राकृत, कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्र के आसपास जो बोली जाती थी उसका नाम पैशाची था। महाराष्ट्री प्राकृत, नाम से ही स्पष्ट है, महाराष्ट्र प्रदेश की भाषा। अर्धमागधी प्राकृत, यह सूरसेन और मगध अर्थात मथुरा और पटना के बीच में जो भाषा बोली जाती थी उसे अर्धमागधी प्राकृत कहते थे। सूरसेन और मथुरा के बीच की यह भाषा थी। उसके उपरांत 5वां भाग मागधी, मगध, पटना। आधुनिक जो पटना है वो उसका पूरा क्षेत्र मगध क्षेत्र था, वह माना जाता है, यहाँ पर यह बोली जाती थी। अगली जो भाषा इसके उपरांत जो मिली लगभग 500 ईस्वी में, 500-600 ईस्वी में, वह थी अपभ्रंश। अपभ्रंश भी ये सामान्य जन में ही बोली जाती थी और इसका अन्य नाम अवहट्ठ देशी भाषा था। इसका समय भी वह 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक माना जाता है। यहाँ यह बताना आवश्यक है कि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ। इसका भी विभाजन हम 7 भागों में करते हैं। इसका भी विभाजन हम 7 भागों में करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको हम बता दें कि आधुनिक जितनी भी आर्य भाषाओं का लोग अध्ययन करते हैं वह सब
अपभ्रंश से ही निकली है। जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, पंजाबी, हरियाणवी, कश्मीरी, बंगाली, उड़िया, असमिया आदि। अब इसके मैंने आपको बताया था कि 7 वेद होते हैं। पहला सौरसेनी अपभ्रंश, सूरसेन प्रदेश की जो भाषा थी पहले प्राकृत थी, प्राकृत से फिर परिवर्तित हुई, वह अपभ्रंश हो गई। तो सूरसेनी प्राकृत, इससे जो भाषा कालांतर में निकली हिंदी में, पश्चिमी हिंदी, ब्रज, खड़ी बोली और राजस्थानी। दूसरी भाषा जो थी उसी के बगल में ब्राचड़ अपभ्रंश, ब्राचड़ अपभ्रंश, इससे सिंधी और गुजराती भाषा निकली। तीसरी भाषा जो थी वह खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, जिससे पहाड़ी, कुमायूनी, गढ़वाली, दरद आदि भाषाओं का विकास हुआ। अगली भाषा पैशाची अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश, इससे लहंदा, पंजाबी, हरियाणवी का विकास हुआ। उसके उपरांत महाराष्ट्री अपभ्रंश, नाम से स्पष्ट है, इससे मराठी भाषा जो आज बोली जाती है उसका विकास हुआ। तदुपरांत अर्धमागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, यह मैंने प्राकृत में भी बताया था कि सूरसेन प्रदेश से और मगध प्रदेश के बीच में बोली जाती थी, अर्थात मथुरा से और पटना के बीच में बोली जाने वाली ये भाषा है। इससे पूर्वी हिंदी, अवधी, बुंदेली, बघेली आदि का विकास हुआ। अंतिम जो इसका 7वां जो भाग है वह है मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश से बिहारी, आधुनिक बिहारी की समस्त भाषाएं, बिहार प्रदेश की समस्त भाषाएं और बोलियां, बंगला, उड़ीसा और उड़ीसा की उड़िया भाषा, असमिया, आसाम की असमिया भाषा का विकास हुआ। भाषा का तीसरा विकास आधुनिक आर्य भाषा के नाम से किया जाता है, जिसका समय सन 1000 ईस्वी से अब तक माना जाता है। इस काल तक आते आते हिंदी का स्वरूप निर्धारण हो गया था। हिंदी में 2 प्रकार के साहित्य की रचना होने लगी थी। कुछ धार्मिक साहित्य जिसमें सिद्ध, नाथ, जैन का साहित्य मिलता है, और दूसरा लौकिक साहित्य जिसमें पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो, आल्हखंड, अमीर खुसरो की रचनाएं और विद्यापति की रचनाएं आदि आती हैं। इस काल की रचनाओं में भाषा की बहुत अधिक विविधता है, परंतु हिंदी का प्रारंभिक रूप इन साहित्य में मिलता है। यहीं पर भाषा और साहित्य अपना अलग अलग विकास करने लगी थी, अर्थात साहित्यिक रचनाओं के साथ साथ भाषा का भी विकास हुआ। अस्तु हिंदी साहित्य का अध्ययन और विवेचन तथा भाषा का विकासात्मक अध्ययन एवं विवेचन 1000 ईस्वी से अलग अलग हो गए। अभी तक हम लोगों ने हिंदी भाषा एवं साहित्य की पूर्व पीठिका अर्थात उसका उद्भव और उसके विकास के बारे में अध्ययन किया। विश्वास है कि आप लोगों को यह सब आसानी से समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो से हम लोग हिंदी साहित्य की विविध प्रवृत्तियों का विस्तार से अध्ययन करेंगे।
एक निवेदन और है कि हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।